गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 8 सितंबर 2025 है। आज दो वीडियो में माइक की प्रॉब्लम हो गई, तो और ऑडियो ही नहीं रिकॉर्ड हुआ, वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। तो इसे मैं फिर से बना रहा हूँ। तो इससे कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। 3-4 क्वेश्चन के बाद फिर मैं जो कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे, है ना। तो पहला एमसीक्यू यहाँ पे बात कर रहा है द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत सारे एमसीक्यूज आए आज। अंगीकार को लेके हो, चाहे कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर, ब्यास नदी को लेके हो, बाढ़ पंजाब में आ रही है तो ब्यास रिवर इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें ब्लड मून को लेके हो, चंद्रग्रहण जो कल था उसको लेके हो, तो सूर्यग्रहण क्या है, चंद्रग्रहण क्या है, क्या उसके कॉन्सेप्ट है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, वांगचू जो प्रोजेक्ट है, विश्वामित्री रिवर है, फ्लेमिंगो जो अभी मिसाइल लॉन्च की है यूक्रेन ने, फिर ताइवान जो स्ट्रेट है उसको लेके एमसीक्यू, कोविन पोर्टल को। तो इस तरह से 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे देखेंगे जो बहुत ही हाई क्वालिटी के एमसीक्यूज़ हैं। आज हम पहला एमसीक्यू देखेंगे अंगीकार प्रोजेक्ट को लेकर हो। तो अंगीकार 2025 के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि जो अंगीकार 2025 है उसे आउटरीच कैंपेन है अंडर किसके अंतर्गत है ये। अगर आप देखोगे तो डिजिनेट क्रिएट अवेयरनेस क्रिएट करना है, इसे एक्सीलरेट करना हाउसिंग स्कीम्स को अक्रॉस 5000 अर्बन लोकल बॉडीज़। तो देखिए, अर्बन लोकल बॉडी शहरी जो स्थानीय निकाय है उसमें अवेयरनेस लाने के लिए एक अंगीकार प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। यह सही है गलत आपको यहाँ पे बताना है। दूसरा, यह 2 महीने तक चलता है और केवल गाँव में, यह ग्रामीण एरिया में लाभ पहुँचाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है। अब दूसरा स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। देखिए, इसका पर्पज़ ही जब अर्बन लोकल बॉडीज़ में है तो रूरल एरिया में तो लाभ नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है ये अंगीकार, इसको लेके इंपॉर्टेंट ये है कि आवास योजना आपको पता है नहीं। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत होती है 2022 में, ठीक है ना। कब शुरुआत होती है? 2022 शुरुआत होती है और पर्पज़ ये रहता है 2025 तक सभी को पक्का मकान दे देना है, ठीक है। उसको लेके 2 सब पार्ट होते हैं। रूरल को लेके यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसको काम सौंपा जाता है, बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करना, उनको घर प्रदान करना, और अर्बन एरिया महुआ को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। अब ग्रामीण के अंतर्गत कि 2 तरह के पैसे बंटवारा होता है। तो साधारण एरिया में जो मैदानी एरिया 1,20,000 रुपये, वहीं जो कहते हैं ना कि जो हिली एरिया टेरेन है उनमें 1,30,000 रुपये। और ऐसे 3 करोड़ बेनिफिशरीज को अब तक लाभ पहुंचाया जा चुका है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत। वहीं अर्बन एरियाज में अब देखो 2.5 लाख रुपये तक का प्रावधान है और 1,20,00,000 लोगों को घर का लाभ दिया जा चुका है। तो ये तो यहाँ पे वर्तमान में इसकी स्टैटिक्स है जो इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। लेकिन अंगीकार 2025 इसी का प्लान है, यहाँ पे पर्पज़ ये है कि अवेयरनेस फैलाना पीएम आवास योजना को लेके। साथ ही ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या इंप्लीमेंट करता है, SDG 1 इंप्लीमेंट करता है, जीरो नो पॉवर्टी को। साथ ही SDG 11 को भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करता है अंगीकार। क्यों? SDG 11 बात करता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की, ठीक है। तो संधारणीय शहर हो, समुदाय का विकास हो, इसकी बात करता है, जेंडर इक्वेलिटी की बात करता है। इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्या कि किस तरह से ये अंगीकार प्रोजेक्ट आपको हेल्प करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसको लेके है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को लेके। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लोकेटेड है उत्तराखंड में, ठीक है ना। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। फर्स्ट यहाँ पे इसका टाइगर प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया था इसे। अब अगर आप बात करें तो कॉर्बेट जो टाइगर है जिसको सबसे पहले हेली नेशनल पार्क बोला जाता था। क्या? हेली नेशनल पार्क 1936 तक। 1957 उसका नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया जाता है। और 1973 में से टाइगर प्रोजेक्ट की जब शुरुआत होती है तो पहला टाइगर प्रोजेक्ट इसी को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, इसका क्या है, टाइगर पाए जाते हैं, सही बात है। लेकिन इसमें एक नदी बहती है जिससे रामगंगा रिवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रामगंगा रिवर बोला जाता है, जो इंपॉर्टेंट है। अब जो रामगंगा रिवर है ये कन्नौज में जाके गंगा से मिलती है, तो इसका मतलब गंगा की सहायक नदी है। 596 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लोहावती इसका पुराना नाम है, एंशिएंट नाम देखने को मिलता है। अब इसके ट्रिब्यूटरीज तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये किसकी ट्रिब्यूटरी ये पूछा जा सकता है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कन्नौज में मिलती है और कॉर्बेट टाइगर जैसे गुजरती है। तो अगर आपको इतने फैक्ट पता है तो रामगंगा का चाहे प्रश्न हो चाहे कॉर्बेट का टाइगर का प्रश्न हो, आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था कि जो रामगंगा रिवर है थ्रू इस रिजर्व के बहती है। तो मैंने आपको बताया है कि जो रामगंगा रिवर है इस नदी के आसपास से बहती है, ठीक है, टाइगर रिजर्व के आसपास से। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बहुत यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ब्यास रिवर ओरिजिनेटेड है ब्यास कुंड नियर द रोहतांग पास। तो रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है, थ्रू हिमाचल प्रदेश बहती है, पंजाब में जाके ज्वाइन करती है सतलज को हरिके डैम में। दूसरा, इस पे पोंग डैम बना हुआ है। इन दोनों एमसीक्यू में कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ये भारत का मैप है, ठीक है ना। भारत का मैप ऊपर का पार्ट का, यहाँ से इंडस नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदी झेलम है, बेरीनांग झील से निकलती है, फिर चिनाब है, रावी है, ब्यास और सतलज, ये 5 सहायक नदियाँ इसकी है। ब्यास जो सबसे छोटी सहायक नदी जिसको 500 किलोमीटर के आसपास, 470 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ये सतलज में मिलती है। ये कहाँ पर मिलती है? हरिके डैम में जाके मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर पोंग डैम भी बना है, ठीक। तो ये बात यहाँ पे सही है। तो इसका पुराना नाम, एंशिएंट नाम इसका जो वैदिक लिटरेचर में बिपाशा देखने को मिलता है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, आपने देख लिया दोनों ऑप्शन करेक्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्लड मून इज द रेडिश अपीयरेंस
ब्लड मून रेडिश अपीयरेंस देता है क्योंकि जो ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स है ना, ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स रे लाइट स्कैटरिंग सनलाइट थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आप देखिए तो रेड लाइट जो होती है पास होती है थ्रू इधर से, ठीक है ना, इस वजह से ये रेड इफेक्ट देता है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, इट अकर्स व्हेन द मून बिटवीन अर्थ एंड सन, जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब यह होता है। कल चंद्र ग्रहण था, अब ये चंद्र ग्रहण की फोटो है, ठीक है। चंद्र ग्रहण की फोटो कैसे हो, चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए सूर्य यहाँ पे है, सूर्य की अवस्थिति आप देखिए, पृथ्वी की अवस्थिति देखिए, चंद्रमा की अवस्थिति देखिए, तो सूर्य और जो चंद्रमा के बीच यहाँ पे पृथ्वी आ चुकी है, और इस वजह से जो चंद्रमा पर पड़ने वाला जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुँच पा रहा है, यहाँ पे पृथ्वी रोक ले रही है, किनारे से जा रहा है, इससे रेड इफेक्ट तो दे रहा है, लेकिन डायरेक्टली जो लाइट उस पर पड़ती है वो नहीं पहुंच पा रही, इस वजह से यहाँ पे चंद्र ग्रहण देखने को मिल रहा है। सूर्य ग्रहण क्या परिस्थिति है, तो सूर्य ग्रहण में अगर आप देखोगे तो जैसे सन और चंद्रमा के बीच में वहाँ पृथ्वी आई थी, तो वहीं पे सन और पृथ्वी के बीच में यहाँ पे चंद्रमा आ जा रहा है, और चंद्रमा आ जाती है, इससे जो लाइट सनलाइट है यहाँ पे तक जा रही है, और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर इधर चली जा रही है, तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश पूरा नहीं पहुँच पा रहा है, इस वजह से सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। अब उसमें भी 3 टाइप के ग्रहण देखने, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक या अर्ध, अगर हम बोले पार्शियल या टोटल बोला जाता है, दोनों में ये कैटेगरी देखी जाती है। अब इन दोनों के बारे में इतना डिटेल से तो यहाँ पे जानना नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी का तो टॉपिक है नहीं यहाँ पे, बस अब आपको ये याद रखना है कि किसकी लोकेशन कहाँ पे हो तो कौन सा ग्रहण लगता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, मतलब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो नीली रोशनी जो होती ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, लाल जो वेवलेंथ गुजरते हैं, रेड जो वेवलेंथ होती है वह गुजरती है, और चंद्रमा लालिमा दिखाई छा जाती है, तो रेडिश हो जाता है एक तरह से अगर हम बात करें तो। यह पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखनी है, ये हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, कपास कॉटन ऐप को लेके यहाँ पे है। तो अभी इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, पहला करेक्ट है, यहाँ पे 2 से 3 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मून अर्थ और पृथ्वी के बीच में आ रहा है, तो मून अगर बीच में आता तो सूर्य ग्रहण होता ना, चंद्र ग्रहण तो नहीं होता, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसान ऐप के बारे में यहाँ पे, जो कपास किसान ऐप है, डेवलप किया गया कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। एड्स सेमलेस कॉटन प्रोक्यूमुलेशन डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स अंडर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब एमएसपी के बारे में आपको पता होगा, एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसानों को उनकी फसल के बदले एक सरकार तय करती है, इतना फसल आपको हम देंगे अगर कोई मार्केट में नहीं खरीदता है। अब उसको लेके आपको पता है कि CACP जो है वो सलाह देती है किसको, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड अफेयर्स, CCEA को, जिसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो MSP है, लगभग 23 फसलों पर MSP तय की जाती है, और एक फसल पर FRP, गन्ने पर FRP तय की जाती है। तो इस तरह से ये प्रयास किया जाता है कि किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ मिले, और MSP के रेट डिसाइड किए जाते हैं। यहाँ पे जो कपास किसान ऐप है वो कॉटन को लेकर स्पेसिफाई कर रहा है कि कॉटन को प्रोक्योर किया जा सके, उसकी खरीदी हो सके, और MSP के द्वारा निर्धारित उसको सही दाम मिल सके। यह ऐप इस तरह का प्रयास करेगा, और यह ऐप CCI बना है, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो मैंने आपको बताया कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो हैदराबाद तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, दूसरा इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कपास को उचित मूल्य मिले, इस वजह से यहाँ पे प्रयास है। अब महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए एक CCI का मुख्यालय नवी मुंबई में, इस तरह से भी आप लिंक कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी कैपिटल है मुंबई, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वांगचू प्रोजेक्ट के बारे में। वांगचू हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज 570 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन भूटान चुक्खा। तो अदानी प्रोजेक्ट और जो भूटान की सरकार उसने मिलकर द्रुक ग्रीन पावर जो है वहाँ की, उन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया 570 मेगावाट का, जिसे कौन सा प्रोजेक्ट बोला जाता है, वांगचू प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब जो वांगचू प्रोजेक्ट है वांगचू रिवर पर है। अब वांगचू रिवर किसकी सहायक नदी है, ये अगर आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हैं, ये है कौन सा, भूटान की लोकेशन है, कौन सी देश है, भूटान, ठीक है ना। गंगा अगर आप, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी, और इस एरिया में आके बह जाती है। तो भूटान की सहायक नदी है कौन सी, वांगचू, इस पर बनाया जा रहा है। लेकिन स्टेटमेंट दूसरा बोल रहा है कि वांगचू गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी नहीं हो सकती, क्योंकि गंगा अगर आप देखें भारत का मैप अगर आप देखते हैं तो आपको पता है गंगा की लोकेशन क्या है। गंगा यहाँ से गंगा यहाँ से निकलती है, इस एरिया में जाके यहाँ पे बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पे भूटान से इधर तो आएगी नहीं सहायक बनने, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सहायक नदी है, बेसिकली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इस वजह से आपको यहाँ पे चीज़ें देख लेनी थी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 विश्वामित्री रिवर को लेके होता है, जो पावागढ़ हिल से निकलती है ईस्टर्न गुजरात में और ड्रेन करती है अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खंबात होते हुए। तो
खंबात अखाड़े हुए अरेबियन सागर में जाके गिर जाती है विश्वामित्री नदी, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पे देखें पहला स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो नदी है जिसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है, उसमें अगर हम बात मगरमच्छ के लिए जानी जाती है विश्वामित्री रिवर, तो विश्वामित्री रिवर गूगल सर्च करोगे तो आपको मगरमच्छ की फोटो दिखेगी। अब मगरमच्छ कौन से मगरमच्छ है? फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल। और फ्रेश वाटर जो क्रोकोडाइल होता है वो IUCN की इंडियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, अर्थात 30 सबसे खतरनाक कैटेगरी में आता है, क्रिटिकल इंडेंजर वल्नरेबल। साथ ही साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है। तो साइट्स जो की बात करता है कि किसी भी जो जीव जंतु हैं उनका जो पेड़ पौधे उनका इलीगल ट्रेड ना हो, और पहले जो उसके अपेंडिक्स में आते हैं उनको क्या करता है वो बैन करता है उनका जो इलीगल ट्रेड, तो अपेंडिक्स 1 में आता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन कहते हैं रिवर फ्लो करता है वडोदरा के थ्रू और सपोर्ट करता है वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ मगर क्रोकोडाइल। तो दोनों बात यहाँ पे सही है, मगर क्रोकोडाइल सपोर्ट करता है, विश्वामित्री रिवर पावागढ़ से निकलती है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा सी। क्वेश्चन 8 देखेंगे, फ्लेमिंगो मिसाइल यहाँ पे बनाई है किसने? यूक्रेन ने। द फ्लेमिंगो इज लॉन्ग रेंज ग्राउंडेड लॉन्च क्रूज मिसाइल विथ अ रेंज ऑफ अप टू 3000 किलोमीटर डेवलप बाय यूक्रेन। यूक्रेन के द्वारा एक मिसाइल बनाई गई है जिसको क्रूज मिसाइल, जो एक तरह से अगर हम बात करें तो क्रूज मिसाइल बनाई गई है, वो यहाँ पे किसके लिए है और उसकी क्या खासियत है कि 3000 किलोमीटर उसकी रेंज है, ठीक है, ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक। दूसरा, इट वॉर हेड मोर देन 1000 किलोमीटर और यूजेज टर्बो फैन इंजन। तो टर्बो फैन इंजन यूज करता है, इसका वॉरहेड 1000 किलोमीटर का है। अब वो दो चीज़ें यहाँ पे जानना जरूरी है, एक तो क्रूज मिसाइल क्या होती है, दूसरा कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो क्रूज मिसाइल अगर हम बात करें तो ये इसका जो पाथ होता है ये किस तरह का होता है? लोअर एल्टीट्यूड होता है, टेरेन के जस्ट पास से गुजरता है, ठीक है, ये खासियत होती है। इसकी स्पीड अगर हम बात करें तो 0.8 मैक से लेके साउंड की स्पीड से 0.3 तक 3 गुना तक होती है, ठीक है। और सामान्यतः अगर हम बात करें कि मारक क्षमता 500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है क्रूज मिसाइल की खासियत होती है, GPS वगैरह इनेबल्ड होता है, लो एल्टीट्यूड में चलती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। रडार से बचने के लिए इसकी क्षमता होती है और सेल्फ प्रोपोल्ड गाइडेड मिसाइल होती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। वहीं अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल को, उसका पाथ इस तरह से होता है, ग्रेविटी का यूज़ करती है, शुरुआती चरण में पावर का यूज करती है, बाद में ट्रेजेक्ट्री से पैराबोलिक पाथ यूज करते हुए क्या करती है? गिरती है। और इसकी रेंज ज़्यादा होती है, 300 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर तक के बड़े बड़े वॉरहेड हैं उनको ले जाने में ये सक्षम होती है। जैसे अग्नि सीरीज की जो मिसाइल है, पृथ्वी सीरीज की मिसाइल हैं, वो एक तरह के अगर आप देखोगे तो बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं भारत में निर्भया है, ब्रह्मोस है, ठीक है, टोमाहॉक है US का, फ्लेमिंगो है यूक्रेन का, ये एक तरह का कौन सा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों में आपको फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। क्रूज मिसाइल को फायर एंड गाइड मिसाइल बोला जाता है, अर्थात दागो और भूल जाओ। वहीं बैलिस्टिक मिसाइल को फायर एंड फॉरगॉट बोला जाता है, ठीक है। फायर एंड गाइड मतलब कि दागो और उसको देखते रहो, नियंत्रण में लिए रहो। वहीं जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसे फायर एंड फॉरगॉट मिसाइल बोला जाता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगर आप देखेंगे, ताइवान स्टेट कनेक्ट करता है ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से सेपरेट करता है ताइवान को फ्रॉम चाइना फिजियाना प्रोविंस से। अब अगर आप देखिए, आप ये ताइवान स्टेट है, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे साउथ चाइना सी, इसको कनेक्ट करें तो बात यहाँ पे सही है, लेकिन इसकी लेंथ यहाँ पे 145 किलोमीटर के आसपास है, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी स्टेटमेंट, इसका एवरेज विड्थ 1000 है। मैंने आपको बताया कि 145 किलोमीटर इसका जो विड्थ है, तो 1000 को तो कोई सवाल ही नहीं होता, 1000 किलोमीटर लग भी नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे चीज़ें याद रखनी, 1000 किलोमीटर इसका लेंथ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1, केवल एक आंसर इसका करेक्ट है, दूसरा जो ऑप्शन इसका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखें द कोविन पोर्टल के बारे में। कोविन एक तरह का पोर्टल था जो अगर हम देखेंगे वैक्सीन का पंजीकरण हो गया, डाटा मैनेज करना हो गया, डिजिटल जो डाटा ट्रैक करना होगा, उसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कोविन पोर्टल कोविड-19 के टाइम में 2021 में। दूसरा, कोविन मैनेज करता था वैक्सीन का जो स्टॉक मैनेजमेंट, उसको भी राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसके लिए भी डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाता था। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 16 जनवरी की बात करें, 16 जनवरी के दिन था 2021 को ये जो कोविन पोर्टल इसको लॉन्च किया जाता है और इस तरह का काम करता है। अब ये आज जो पोलियो वगैरह का जो टीकाकरण वैक्सीनेशन, उसके लिए भी अभी ये यूज हो रहा है। तो एक तरह का एक अच्छा पोर्टल है जिसकी मदद से हम आने वाले समय जो वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट है और बेहतर तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।